Once again, welcome to my channel तपस्या द लर्निंग जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो सीरीज में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 5 वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स दिए फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशंस के ऊपर, राइट। अब हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। वो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल बेस्ड हो, वो प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो, सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पहले एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हम सारे डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग रेफरेंस बुक को फॉलो करेंगे, एग्जाम्पलर फॉलो करेंगे, यानी एक एक प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यानी अगर आप हमारे इस सीरीज को वॉच कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। जितने भी पार्ट्स इसमें लगेंगे हम बनाएंगे आपके लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1, जो पेज नंबर 118 पे है एनसीईआरटी के बुक में, ये पेज नंबर 118 पे है ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, जरा समझने की कोशिश करें। ये सारे प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, 3 केसेस दिए हुए, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसमें ज्यादा इनर्शिया होगा। तो सबसे पहले याद करें कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी रेस्ट में रहने की या फिर कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहने की। यानी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्या हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो उसी पे मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, राइट। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। यही था हमारा इनर्शिया। किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखोगे, मास के ऊपर। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इनर्शिया यानी अपने टेंडेंसी को बरकरार रखने की जो कैपेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो सबसे पहले पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल और अ स्टोन बॉल ऑफ सेम साइज। याद रखना, यहां पे हम साइज की बात कर रहे हैं, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। एक रबर बॉल है और एक स्टोन बॉल है, सेम साइज का है, तो डेफिनेटली रबर की डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है, और स्टोन भारी होता है। इसका मतलब स्टोन बॉल जो होगा उसका मास जो होगा वो ज्यादा होगा, और मास ज्यादा है, इसका मतलब इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? स्टोन बॉल का। कंडीशन अप्लाई ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं सेम साइज के बॉल की, यानी रबर बॉल और स्टोन बॉल दोनों सेम साइज का होना चाहिए। सेकंड पूछा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ बाइसिकल और ट्रेन। किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? तो क्वाइट नेचुरल, ट्रेन का जो मास है ज्यादा होता है। साइकिल को तो आप हाथ से उठा लेते नहीं, ट्रेन को उठा पाएंगे क्या? नहीं, ट्रेन का मास ज्यादा है, इसलिए ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाकर रखना है कि भाई इनर्शिया का मेजर जो है कौन है? मास है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। नेक्स्ट है 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। इन दोनों में किसका भाई इनर्शिया ज्यादा होगा? तो क्वाइट नेचुरल भाई 5 रुपीज का कॉइन है, तो बाय वेट बाय मास 5 रुपीज का कॉइन क्या होगा? ज्यादा होगा 1 रुपी के कॉइन से। ये नहीं कि कोई पुराना 1 का सिक्का ले आना और कहना अरे देखो सर ये नए वाले 5 के सिक्के से ज्यादा वजन का है। हम बात करें स्टैंडर्ड की बात करें तो 5 रुपीज का कॉइन ये कंसीडर किया जाता है कि 5 रुपीज का कॉइन जो मास से ज्यादा होगा 1 रुपीज के कॉइन की तुलना में, इसलिए यहां पे जवाब होगा कि 5 रुपीज कॉइन का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो आई होप कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 118 पे दिया हुआ है ये क्लियर होगा। कम टू द नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है? ये भी पेज नंबर 118 पे ही है, 4 प्रॉब्लम्स इस पेज पे दिए हुए हैं। In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. क्या मतलब है? पूछ रहा है कि भाई बताओ, ये जो एग्जाम्पल नीचे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है
उस एक्टिविटीज में कितनी बार वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। In the following example, try to identify the number of times the velocity of ball changes. बॉल की वेलोसिटी कितनी बार बदल रही है। Also identify the agent supplying the force in each case. साथ में यह भी बताओ कि हर एक केस में फोर्स लगाने वाला एजेंट कौन है। राइट, तो जरा पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, क्या कहता है। ये फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू द अनदर प्लेयर, यानी एक फुटबॉल प्लेयर है वो किक करता है, किसको, फुटबॉल को, टू द अनदर प्लेयर। तो जब किक करेगा तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं बदलेगी। तो फर्स्ट टाइम ये पहला फुटबॉल प्लेयर है जो किक कर रहा है फुटबॉल को, तो फुटबॉल की वेलोसिटी बदल रही है। इज इट क्लियर? The football player kicks football to the another player of his team who kicks the football towards the goal. अब क्या हुआ, जो उसका दूसरा प्लेयर है, उसी टीम का जो दूसरा प्लेयर अगेन किक कर रहा है, यानी दूसरी बार फिर से इसकी वेलोसिटी बदलेगी। फर्स्ट टाइम बॉल को पहला प्लेयर ने किक किया, उसकी वेलोसिटी बदली। सेकेंड टाइम जो दूसरे प्लेयर के पास वो बॉल पहुंचता है, दूसरा प्लेयर फिर गोल की तरफ उसे किक करता है, अगेन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी चेंज का मतलब है या तो डायरेक्शन में बदलाव आ जाए या फिर उसके स्पीड में बदलाव आ जाए, यानी मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए। दोनों ही केस में क्या कहते हैं कि वेलोसिटी इज चेंज्ड। तो भैया दूसरी बार जब किक मारा दूसरे बॉल प्लेयर ने, तो फिर से उसका वेलोसिटी चेंज हुआ। किधर गया हुआ? गोलकीपर की तरफ गया। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द गोल। अब देखो ये तीसरा क्या हो रहा है, कलेक्ट कर ले रहा है। गोलकीपर जो है फुटबॉल को कलेक्ट कर रहा है, मतलब रोक दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। स्टॉप कर दिया, इसका मतलब अगेन उसकी वेलोसिटी बदली। गेटिंग द पॉइंट? अगेन द वेलोसिटी हैज बीन चेंज, यानी तीसरी बार जब गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया तो उसकी वेलोसिटी बदली। एंड देन किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और गोलकीपर क्या करता है, बॉल को फिर किक करता है, किधर? अपने टीम के प्लेयर की तरफ। यानी चौथी बार फिर से वेलोसिटी कब बदली? जब उसने फिर किक किया। यानी पूरे पैराग्राफ में अगर देखें तो टोटल 4 टाइम्स, कितनी बार? 4 बार वेलोसिटी बदल रही है। पहली बार फर्स्ट प्लेयर ने जब किक किया तब, दूसरे प्लेयर के पास, अपने टीम के प्लेयर के पास उसने फिर किया, गोल की तरफ किक किया तब, और तीसरी बार जब गोलकीपर ने उसे कलेक्ट किया तब, और चौथी बार जब गोलकीपर ने अपने टीम के प्लेयर की तरफ उसे किक किया तब। 4 बार वेलोसिटी बदल रही है। इज इट क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केवल समझना है। अब एक इसमें और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट ऑफ सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। ये 4 बार जो वेलोसिटी बदली है, उन चारों केसेस में फोर्स देने वाला है कौन, कहां से फोर्स आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब किक कर रहा है पहला फुटबॉल प्लेयर, तो अपने फुट से क्या करेगा, उसको किक कर रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर के पैर से हमारे बॉल को क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। इज इट क्लियर? टू द अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। अगेन दूसरा प्लेयर जो है फिर से पैर से किक करेगा उसको, तो फिर से जो बॉल को अगर फोर्स लग रहा है, कहां से लग रहा है, पैर से लग रहा है। अब कहां जाएगा, गोलकीपर के पास। गोलकीपर उसको पकड़ेगा, होल्ड करेगा, मतलब कलेक्ट करेगा। तब कैसे, हैंड से स्टॉप कर रहा है, तो बाय हैंड, जो गोलकीपर के हैंड से उसको फोर्स लग रहा है स्टॉप करने के लिए। और चौथी बार फिर से कब, जब गोलकीपर फिर से किक कर रहा है, तो किक कैसे कर रहा है, पैर से कर रहा है। तो ये 4 जो फोर्सेस लग रहे हैं चारों बार, वो पहला फुटबॉल प्लेयर पैर से किक कर रहा है, नहीं पैर से फोर्स लगा रहा है, दूसरा फुटबॉल प्लेयर पैर से फोर्स लगा रहा है, तीसरा बार गोलकीपर अपने हाथ से उसे रोक रहा है, नहीं फोर्स लगा रहा है, और चौथी बार जो गोलकीपर है वो पैर से उसे फोर्स लगा रहा है। तो 4 बार। इज इट क्लियर? अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 सेम पेज 118 पे है। क्वेश्चन अगर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 118 पे जाएंगे, वहां पे फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में ये प्रॉब्लम्स है। पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी शेक इट्स ब्रांच। क्या मतलब है, पेड़ के किसी टहनी को पकड़कर जब हम हिलाते हैं, शेक करते हैं जोर जोर से, तो देखते हैं कि कुछ पत्ते गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? इसका जवाब सोचा कि क्यों गिर जाते हैं उसके पत्ते, या फल लगे होते फल गिर क्यों जाते हैं? तो
तो याद रखोगे हकीकत में जब हम टहनी को हिलाते हैं तो टहनी तो हिल रहा होता है, स्टार्ट्स मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करने लग जाता है। लेकिन हमने पढ़ा है इनर्शिया के बारे में। क्या पढ़ा है इनर्शिया के बारे में? कि जो चीज जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। उसके साथ जो अटैच लीव्स हैं, जो पत्ते हैं या फ्रूट्स हैं, वो डाल के साथ अटैच हैं। आपने टहनी को हिलाया है, टहनी हिला है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि वो वहीं पे रह जाएं, कोशिश करते वो वहीं पे रहने की, जिसकी वजह से फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो डी अटैच हो जाते हैं। यानी आप यहां पे पकड़े हुए थे और ये शिफ्ट कर गया, तो ये बेचारा यहीं रहने की कोशिश में क्या हुआ, इस टहनी से अलग हो गया और गिर जाता है। ये चाहे वो फ्रूट्स की बात करें, लीव्स की बात करें, जब आप एक डाल को पकड़ के हिलाते हैं तो डाल तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया जो लीव्स हैं या फ्रूट्स लगे हुए उसके साथ, वो क्या होते हैं? ड्यू टू इनर्शिया अपने ही जगह पे रहना चाहते हैं, वो मोशन में नहीं आना चाहते, जिसकी वजह से डी अटैच हो जाते हैं। तो इसका जवाब क्या देंगे? ड्यू टू द इनर्शिया, राइट। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। एक बस चल रही है और जब बस चलाने वाला ब्रेक लगाता है तो आप क्या होते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हो। अगर ठीक से पकड़ के नहीं रखा है आपने अपने आप को तो क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हो। और क्या होता है? मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप, जब एक चलता हुआ बस ब्रेक लगाता है स्टॉप पे, तब क्या होता है? फॉल बैकवर्ड्स, आप पीछे की तरफ गिरने लग जाते हो, राइट। When it accelerates from the rest, क्यों ऐसा होता है? यानी जब ब्रेक लगाया गया आप पीछे की तरफ गिरते हो, जब एक्सेलरेट हुआ आप आगे की तरफ गिरते हो। ऐसा होता क्यों है? जरा समझने की कोशिश करें। देखो, जब आप एक बस में बैठे हुए हो, तो क्या हो रहा है? आप बस में बैठे हुए हो तो भाई जब बस चल रही है तो आप भी मोशन में हो, राइट। आपका जब से सबसे पहले जो लोअर पार्ट है, बॉडी का जो लोअर पार्ट है बस के साथ चिपका हुआ, यानी खड़े हो या जैसे भी, तो ये पार्ट आपका चिपका हुआ है, ये सब मोशन है, पूरे मोशन में हो। जैसे ही ये ब्रेक लगाता है, स्टॉप करता है, बस तो एकदम सडनली क्या हो जाता है? ब्रेक लगाने की वजह से रुक जाता है, राइट। आपके बॉडी का लोअर पार्ट जो बस के साथ ज्यादा अटैच है वो भी रुक जाता है, लेकिन अपर पार्ट मूव कर रहा होता है अभी भी ड्यू टू द इनर्शिया, राइट। उसी डायरेक्शन में बस रुक गई, लेकिन आप अभी क्या हो? मोशन में हो। बॉडी का जो अपर पार्ट है अभी भी मोशन में है। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। बस रुक गई लेकिन आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है? आप आगे की तरफ गिरते हो। कब? जब चलता हुआ बस ब्रेक लगाता है तब, राइट। जरा सोचो, अभी बस रुका हुआ है, बस स्टॉप पे रुका हुआ है। अगर बस स्टॉप पे रुका हुआ है तो बस अभी किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। आप भी किस कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में हो। और हमने पढ़ा है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो जब रेस्ट में हो और सडनली बस ड्राइवर एक्सेलरेट करता है, गाड़ी को तेज से भगाता है, तो बस जो है मोशन में आ जाती है। आपके बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जो बस के साथ अटैच है, जो चिपका हुआ है जहां पे आप खड़े हो, वो पार्ट भी क्या होता है? मोशन में आ जाता है। लेकिन बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो क्या कहता है? मैं तो रेस्ट में ही रहूंगा, जिसकी वजह से वो अपने ही जगह पे रहने की कोशिश करता है। बस आगे निकल गई, पैर भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है बस के स्पीड से, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या कर रहा है? मैं वहीं पे रहूंगा, जिसकी वजह से आपको किधर झटका लगता है? बैक की तरफ, पीछे की तरफ। यानी अगर आपने पकड़ के नहीं रखा हुआ है बस को, किसी चीज को, तो आप क्या होता है? पीछे फॉल कर जाते हो। तो ये जो चारों प्रॉब्लम्स थे पेज नंबर 118 पे, ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, राइट। केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आई होप दैट कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, यानी न्यूमेरिकल पार्ट्स, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पार्ट्स 2 में जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम्स को हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाएंगे। उसके बाद जब एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तब हम आपके लिए लाएंगे रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल्स, फिर एग्जाम्पलर्स के न्यूमेरिकल्स।
और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक नई सीरीज। यानी मैं फिर से बता दूं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एक चीज मैं यहां पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बस चैनल देखते रहिए। और हां, अगर आप चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।